Hello guys, welcome back to my channel and today we discuss about the classification of receptor as I discussed receptor in my previous video. So let's start it. रिसेप्टार्स होते हैं वो हमारी कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कि हमारे एक सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे किसी भी लाइगेंड ड्रग या फिर होने के बाद अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हमने रिसेप्टार्स को क्लासीफाई किया है। तो जो पहला हमारा क्राइटेरिया है वो है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या होता है, हमारे जो रिसेप्टार्स हैं उनकी पोटेंसी कितनी है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के लिए, दोनों के लिए इस पर हमने रिसेप्टार्स को क्लासीफाई किया है, जैसे कि मस्कैरेनिक रिसेप्टार एंड निकोटेनिक रिसेप्टार। जो सेकेंड हमारा क्राइटेरिया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो रिसेप्टार है वो हमारे किस टिश्यू में किस ऑर्गन में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया है, जैसे कि बीटा 1, बीटा 2 अस। द थर्ड वन इज़ लाइगेंड बाइंडिंग। लाइगेंड बाइंडिंग में क्या होता है, हमारा जो रिसेप्टार है उसको हम रेडियो लेबल करते हैं और ये देखते हैं कि वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के साथ कितनी जल्दी बाइंड होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो उसके बेसिस पे हम रिसेप्टार्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टार। ट्रांसड्यूसर पाथवे रिसेप्टार हैं उनको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू कि किस तरीके से वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से वो रेस्पॉन्ड करेंगे, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि मस्कैरेनिक रिसेप्टार है वो जी प्रोटीन के थ्रू अपना एक्शन शो करता है, जबकि जो निकोटेनिक रिसेप्टार है वो सोडियम आयंस के थ्रू अपना रिएक्शन शो करता है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इसमें क्या हमारा होता है, जो रिसेप्टार्स हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं उसकी सीक्वेंसिंग होमोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा एक एक्सेप्शन है, हमारे कुछ रिसेप्टार्स होते हैं साइलेंट रिसेप्टार्स। साइलेंट रिसेप्टार्स हम उन रिसेप्टार्स को बोलते हैं जो हमारे ड्रग के साथ बाइंड तो होंगे पर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। रिसेप्टार के साथ बाइंड होगा तो हमारा डजंट मैटर कि वो एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, कोई वो रिसेप्टार अपना कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा। These are the receptors which bind to drug or chemical molecule but don't produce any response. They are called silent receptor. Receptors are mainly of 5 types. The first one is ligand gated ion channel. Second one is GPCR, G protein coupled receptors. Third is enzyme link receptor. Fourth, nuclear receptor, and the fifth and last one is transmembrane JAK-STAT receptors. GPCR, G protein coupled receptors, and these receptors are only present in eukaryotes but not in prokaryotes. आज के टाइम में जो हमारे 30 to 50% जो हमारे मॉडर्न ड्रग्स हैं वो हमारे GPCR के थ्रू ही अपना एक्शन शो करती हैं। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की लार्जेस्ट फैमिली है जो कि विद इन सेकेंड्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। सेलुलर है और ये है इंट्रासेलुलर। 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 इंट्रासेलुलर एंड 3 एक्स्ट्रासेलुलर लूप। और जो रिसेप्टार है वो 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसीलिए हम इस रिसेप्टार को 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टार से बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं सरपेंटाइन रिसेप्टार। सरपेंटाइन का मतलब होता है 7 टाइम्स, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सरपेंटाइन रिसेप्टार, या फिर हम इसको बोलते हैं GPLR। GPLR क्यों? कि जो हमारा रिसेप्टार है उसका जो साइटोसोलिक जो पार्ट है, इंटरसेलुलर जो पार्ट है, वो जी प्रोटीन से कपल रहता है, जी प्रोटीन के थ्रू लिंक रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टार। क्योंकि यहाँ पे GPCR क्योंकि जी प्रोटीन से कपल्ड है तो इसलिए हम इसको GPCR भी बोलते हैं। जो हमारी जी प्रोटीन है हम उसको जी क्यू बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाली यूनिट है वो या तो GDP के साथ बाउंड होगी या फिर हमारा GTP के साथ बाउंड होगी। ओके, या तो GDP के साथ या GTP के साथ बाउंड होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जी प्रोटीन। ठीक है, और जो जी प्रोटीन है वो हमारे ट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बीटा एन है, 3 सब यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, अल्फा बीटा गामा। उनसे अलग भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, हम उनके किस रिसेप्टार में पाए जाते हैं, वो क्या अपना एक्शन शो करती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो GS का मतलब होता है स्टिमुलेटरी। तो ये जो हमारी जी प्रोटीन है इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेशन का। ये रिसेप्ट हमारी प्रेजेंट होती है बीटा एडर्जिक रिसेप्टार, ग्लूकागोन रिसेप्टार, हिस्टामिन रिसेप्टार एंड सेरोटोनिन रिसेप्टार्स में ये प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है ये साइक्लिक AMP को इंक्रीज करते हैं, उसको स्टेट भी होता है, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट शो करती है। प्रोटीन है वो है GI मीन्स इनहिबिटरी। ये हमारी प्रेजेंट होती है अल्फा 2 एडर्जिक रिसेप्टार्स, मस्कैरेनिक, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टार, ओपोइड रिसेप्टार एंड सेरोटोनिन रिसेप्टार्स के अंदर हमारी ये प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है GS प्रोटीन का अपोजिट एक्शन, मतलब साइक्लिक AMP को ये इनहिबिट करती है या फिर उसके रेट को डिक्रीज करती है।
क्यों हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो मस्कैरेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होती है। हिस्टामिन 1, अल्फा 1, वैसोप्रेसिन T1 एंड सेरोटोनिन C रिसेप्टर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है PLC IP3DAG पाथवे के थ्रू प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करना या फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स की फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम है उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करना। GT प्रोटीन हमारे प्रेजेंट होते हैं रोडोप्सिन में। कलर ऑप्सिन, रेटिनल रोड एंड कॉन सेल, जो हमारी आइज में रोड और कॉन सेल्स होते हैं वहाँ पे हमारे GT प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है साइक्लिक GMP की फॉर्मेशन करना, फोस्फोइस्टेज के फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ साइक्लिक GMP को डिक्रीज करना। ठीक है, ये दोनों ही काम करती हैं। ये साइक्लिक GMP है उसको बैलेंस करती है। टाइप्स हैं रिसेप्टर्स के जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वो रिसेप्टर्स कौन से हैं, किस फैमिली में आते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो जो रोडोप्सिन फैमिली के अंदर जो रिसेप्टर्स आते हैं वो है अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड, कैनाबिनॉइड, प्यूरिन्स एक्सेट्रा। ये सभी रिसेप्टर्स रोडोप्सिन फैमिली के अंदर आते हैं। और इन रिसेप्टर्स में की फीचर्स क्या है या फिर इनकी डिसिमिलैरिटीज़ क्या है। हमारे जो मैंने आपसे एन टर्मिनल का मतलब है ये हमारे रिसेप्टर है। जो हमारा ये टर्मिनल है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो टर्मिनल है हम उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, और जो हमारा इंट्रा सेलुलर टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। ओके, यहाँ पे क्या होगा रोडोप्सिन फैमिली में जो हमारी एन है, तो जो ये वाला फैमिली है उसमें जो लाइगैंड बाइंडिंग साइट है एन टर्मिनल पे वो शॉर्ट है। जो सेकेंड है वो आता है हमारा सिक्रीटिन या फिर ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स। इसके अंदर हमारे जो रिसेप्टर्स आते हैं वो है पेप्टाइड हार्मोन, सिक्रीटिन, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन रिसेप्टर्स। ये सब सिक्रीटिन फैमिली के अंदर आते हैं। और इस एन टर्मिनल है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब जितना ये हमारा इधर से होगा इंट्रासेलुलर टर्मिनल उतना ही हमारा इधर से होगा, मतलब दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, फैमिली हमारी मेटाबोट्रोपिक या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर आप बोल सकते हो, या फिर आप इनको बोल सकते हो कैल्शियम सेंसर रिसेप्टर आते हैं। वो है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर, गाबा बी रिसेप्टर और कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स। ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है, यानी जो एन टर्मिनल है जहाँ पे हमारा लाइगैंड बाइंड होगा वो हमारा लॉन्ग है। ठीक है, एक्टिवेट के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिसेप्टर है वो कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे वो रेस्टिंग फेज में आता है। तो जो हमारा रिसेप्टर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो रिसेप्टर अगर हमारा जो रिसेप्टर की अल्फा सब यूनिट है वो अगर GDP से बाउंड रहेगी तो वो हमारा इनएक्टिव या फिर ऑफ स्टेज में रहेगा। तो जैसे यहाँ पे है हमारा जो अल्फा सब यूनिट है वो GDP के साथ बाउंड है, तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, रेस्टिंग फेज में है, यानी कि इनएक्टिव या फिर ऑफ स्टेज में है। जैसे ही हमारा कोई भी एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा या आप बोल सकते हो एक्टिवेट करेगा GEF यानी कि ग्यूनाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को स्टिमुलेट इनटू GTP, तो हमारे क्या होगा, GDP से GTP में कन्वर्जन होगा, तो हमारा जो रिसेप्टर है वो एक्टिव स्टेज में या फिर ऑन स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा GTP ऑन स्टेज में आएगा वो क्या करेगा, जो हमारी फर्दर डाउन स्ट्रीम की टारगेट एक्टिवेशन है टारगेट प्रोटीन की उनको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे बीटा और गामा है वो यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे। जो गामा यूनिट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा आगे एक साइड स्लाइड हो जाएगी, और वो दोनों भी क्योंकि एक्टिव फॉर्म में है तो वो अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। पर यहाँ पे हम अल्फा सब यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा जो टारगेट प्रोटीन का एक्टिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो GTP है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी, किसमें, GDP में। GTP हाइड्रोलाइज होगी तो उसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, GDP की। जैसे ही हमारा अल्फा सब यूनिट में GDP की फॉर्मेशन होगी, अगेन हमारा बीटा और गामा जो सब यूनिट्स हैं वो अल्फा सब यूनिट से जाके रिजॉइन हो जाएंगे और फिर से हमारा जो रिसेप्टर है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। तो जो G प्रोटीन है उसकी जो टारगेट साइट्स हैं या फिर जहाँ पे वो अपना एक्शन शो करता है जिसके थ्रू, वो है एडेनाइल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज C या फिर डाई IP3 पाथवे, आयन चैनल्स, रो काइनेज भी हम इसको बोलते हैं, और मैप काइनेज। स्टडीड फर्स्टली अबाउट एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज पहले से ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पर वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही हमारा GTP से GDP में कन्वर्जन होगा वो किस पे एक्ट करेगा, अपना एडेनाइल साइक्लेज पे। एडेनाइल साइक्लेज पे एक्ट करने का मतलब क्या है कि एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। अब रिसेप्टर ने एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया। एडेनाइल साइक्लेज मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में साइक्लिक AMP को सिंथेसाइज करता है या फिर उसकी फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है।
CAMP जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो किस पे अपना एक्शन शो करेगा, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, पर वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों, कि जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है उसकी क्या होती है, 4 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उन 4 सब यूनिट्स में से जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो होती है कैटालाइटिक या फिर फंक्शनल सब यूनिट्स, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है उसकी एक्टिविटी इन 2 सब यूनिट्स की वजह से शो होती है। जो बाकी 2 सब यूनिट्स हैं वो कौन सी है, रेस्टिंग सब यूनिट। सब यूनिट है वो हमारे कैटालाइटिक सब यूनिट के साथ कंबाइन है, इसी वजह से जो हमारा PKC है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे ही हमारा CAMP रिलीज़ होगा, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होगी, PKC पे एक्ट करने का मतलब क्या है, जो CAMP है वो इस ब्रेकेज को तोड़ देगा। यूनिट्स है वो हमारी डिटैच हो जाएगी और जो हमारी रेस्टिंग सब यूनिट है वो किसके साथ अटैच हो जाएगी, CAMP के साथ। तो इस तरीके से हमारा जो कैटालाइटिक सब यूनिट है वो रिलीज़ हो जाएगी और प्रोटीन काइनेज C हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। मिशन क्या है, वो क्या करेगा, CNG साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल को एक्टिवेट करेगा। दूसरा किसको एक्टिवेट करेगा, EPAC साइक्लिक AMP रेगुलेटेड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। क्रैफ्ट CAMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो काइनेज ए का काम ही फॉस्फोराइलेशन का होता है, तो क्या करेगा, प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा, जिसके थ्रू अपना सेल रेस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, और जो हमारा CNG है, EPAC है, और हमारे जो प्रोटीन्स है, अदर प्रोटीन्स जो है वो डायरेक्टली अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है, लेज एक्टिवेट होता है और उसके थ्रू हमारे सेल का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अगर हमारी ये पूरी साइकिल इनहिबिट होती है तो वो स्टेजेस पे हमारी इनहिबिट हो सकती है। वो क्या करता है, हमारा फॉस्फोडाइईस्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, CAMP की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। में हमारा फॉस्फेटेज की जो फैमिली है उसका जो 4th सब यूनिट है वो हमारा क्या करता है, प्रोटीन को डीफॉस्फोराइलेशन का काम, AMP को इनहिबिट कर देगा। एंड द सेकेंड इज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। तो लाइपेज C के थ्रू हमारे G प्रोटीन अपना एक्शन कैसे शो करती हैं, तो हमारे रिसेप्टार है, रिसेप्टार के साथ जैसे ही हमारा लाइगेंड बाइंड होगा वो G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारी G प्रोटीन एक्टिवेट होगी वो किसको एक्टिवेट करती हैं, फॉस्फोलाइपेज C हमारा, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिवेट करती है PIP2 को। PIP2 की फॉर्म होती है फॉस्फोटिडिनाइल आइनोसिटाइल 4,5 बाइफॉस्फेट को हमारा एक्टिवेट करेगी। जैसे हमारा PIP2 एक्टिवेट होगा वो हमारा 2 पाथवे के थ्रू अपना एक्शन शो करता है, या फिर आप बोल सकते हो 2 मैकेनिज्म को, या फिर 2 हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। पहला है IP3 यानी कि आइनोसिटाइल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट को एक्टिवेट करेगा। सेकंड DAG यानी कि डाई एसाइल ग्लिसरॉल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो जो IP3 है वो क्या करेगा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे हमारा जो कैल्शियम है जो स्टोर रहती है, ये उनको क्या करेगा, मूवेबल फॉर्म में लाएगा। मतलब जैसे ही हमारी कैल्शियम साइटोसोल में रिलीज़ होगी, साइटोसोल में हमारे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है कैल्मोड्यूलिन, जिसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं कैम। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम कैम के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि आगे किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, CCPK या फिर MLCK। CCPK कैल्शियम कैम प्रोटीन काइनेज। ठीक है, ये भी काइनेज है जिसका फर्दर एक्शन है। और दूसरा है MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये क्या करता है, MLCK कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सेकंड, हमारा ये जो कैल्शियम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, PKC प्रोटीन काइनेज C को क्या करता है, प्रोटीन को फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, अब वैसे ही सेकंड जो पाथवे है DAG, जो हमारा DAG था, DAG भी PKC को ही एक्टिवेट करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। जो थर्ड है वो है कैल्शियम रेगुलेशन, या आप बोल सकते हो आयन चैनल। इसमें क्या होगा, जो रिसेप्टार है वो लाइगेंड के साथ बाइंड होंगे, प्रोटीन एक्टिवेट होगा, और जो इसमें जो प्रोटीन इंक्लूड होगी वो होगी GS प्रोटीन, GI प्रोटीन और GO प्रोटीन। तो पहले अगर हमारी GS प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो इसका काम होता है स्टिमुलेटरी का। तो ये क्या करेगा, गेट को ओपन कर देगा। जैसे ही हमारी गेट ओपन होगी, कैल्शियम हमारा इंटरसेलुलर मूव करेगा, और जब कैल्शियम हमारा इंटरसेलुलरली मूव करेगा तो क्या करेगा, म्योकार्डियम एंड स्केलेटल मसल्स उनको स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही स्टिमुलेट होगी तो अपना सेल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। प्रोटीन GI या फिर GO प्रोटीन यानी इनहिबिटरी अगर प्रोटीन को हमारा स्टिमुलेट करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे जब पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा तो साथ ही साथ कैल्शियम चैनल को क्लोज कर देगा।
कैल्शियम चैनल को किस में क्लोज करेगा, न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो इस तरीके से कैल्शियम की सेंसिंग करेगा, कैल्शियम को इंटरसेलुलर मूव करेगा, पोटेशियम को इंटरसेलुलर मूव करेगा। हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।